हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स शुरू हुआ है, हमसे कई बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। ढेर सारे बच्चों को ये जानना है कि हम अपने क्रैश कोर्स में क्या पढ़ाते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। तो इसीलिए आपके लिए एक झलक, एक छोटी सी दृश्य लेके आए हैं हम अपने क्रैश कोर्स में से, जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। बीच में स्टूडेंट्स जो भी डाउट्स पूछते हैं उनको भी एड्रेस करते हैं, और उसी तरीके से आपको भी सभी सब्जेक्ट्स के स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। एक कंसाइज तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप एक झलक देखिए और दोबारा मुझसे मिलिए। स्टार्ट करते हैं असम कॉन्ड्रम। असम कॉन्ड्रम मतलब कुछ भी नहीं है, बस असम में एक सिक्स्थ वे ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप है, छठा तरीका है जो सिटीजनशिप लेने का है, और वो उसका दरवाज़ा जो खुलता है सिटीजनशिप मिलने का, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से खुलता है, एंड दैट वाज आफ्टर असम अकॉर्ड वाज साइंड इन 1985। हमने कल यानी कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ों के किस तरीके से हम सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं इंडिया की। तो हम बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये 5 तरीके हमने पढ़ लिए थे। अब हम देखेंगे कि असम के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा सिनारियो है। असम में एक स्पेशल केस चलता है, रीजन बीइंग कि असम के अंदर मैसिव माइग्रेशन हुई है फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश। आप उसे ईस्ट पाकिस्तान बुलाते थे अप टिल 1971, और 1971 के बाद से वो बांग्लादेश हो गया है। ईस्ट पाकिस्तान से असम के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी माइग्रेशन, मतलब मिलियंस की तादाद में, tens of lakhs of people, in fact some claims say crores of people have entered into Assam during waves of migration। ये जो waves of migration हुई, ये 2 मेजर टाइम्स पे हमें देखने को मिली है। एक है पार्टीशन के टाइम पे 1947-48 में, जब देश का विभाजन हुआ था, तो उस वक्त माइग्रेशन देखने को मिली थी असम के अंदर, और 1971 के पिछले डेकेड, मतलब 1960s और 1971 का जो दौर था, जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था, उस दौरान ये हमें माइग्रेशन देखने को मिली। तो 2 स्टेजेस में हमें माइग्रेशन को देखने को मिलती है, और असम की जो इंडिजीनियस लोकल पॉपुलेशन है, यहाँ की यानी वहाँ के जो मूल निवासी है, उनका ये मानना है कि ये हैवी माइग्रेशन का बर्डन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर पड़ रहा है। इस हैवी इन माइग्रेशन की वजह से हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से असम के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रोटेस्ट किया समय समय पे। 1985 के अंदर फाइनली एक अकॉर्ड यानी कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ प्रोटेस्टर्स के बीच में, असम के चीफ मिनिस्टर के बीच में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बीच में। तो ये 3 लोगों ने, प्रोटेस्टर्स हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हैवी इमिग्रेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, these 3 people have signed an accord that is called असम अकॉर्ड। इस असम अकॉर्ड के हिसाब से सिटीजनशिप एक्ट में या नागरिकता के कानून में एक बदलाव लाना था। क्या बदलाव लाना था? हमने सिटीजनशिप का क्राइटेरिया स्पेसिफिकली असम के लिए चेंज करना था एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कैसे? इसमें एक क्लॉज डाल दिया गया। सबसे पहले तो कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल हु हैव एंटर्ड असम, मतलब असम के अंदर आने वाले पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में जो लोग पैदा हुए थे, या जिनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, उन लोगों के लिए स्पेशल क्राइटेरिया क्या है? अगर वो 1 जनवरी 1966 में से पहले बांग्लादेश से असम एंटर हो गए, दोबारा सुन लो, अगर वो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम एंटर हो गए, तब उनको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। दे विल बी कंसिडर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिकॉज वो जो माइग्रेशन थी वो पार्टीशन के बाद वाली माइग्रेशन थी, और इसके चलते ये सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई। दूसरी कैटेगरी ऑफ लोग वो होंगे जो 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1971 के बीच में बांग्लादेश से असम के अंदर आते हैं। 25 मार्च 1971 वो डेट है जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है। सो नॉट फॉर्मेशन, बांग्लादेश में जो है वो वॉर शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ शुरुआत कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस की सिचुएशन से लोग जो है माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन 25 मार्च से पहले तक जो बंदा असम के अंदर आ गया बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से,
उसको भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जानी थी। लेकिन इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 10 years दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेनर। इनिशियली 10 साल के लिए उसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, और मान लीजिए कि 1971 से पहले 1970 में कोई बंदा बांग्लादेश से असम के अंदर आ गया। अब हमें पता लग गया कि वो 1970 के पहले असम में नहीं था, 1970 के बाद असम में आया। जिस दिन हमें पता चलेगा हमें उसकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। हम उसे निकालेंगे नहीं, हम उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से 10 years तक, 10 साल तक उसको वो सभी सुविधाएं या सभी फैसिलिटीज मिलेगी जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलती है, एक्सेप्ट वोट करने का अधिकार। So if someone has come from 1966 to 1977 and they are residing in Assam, they will be given all the rights of citizenship but not the right to vote for 10 years, 10 साल तक। और 10 साल होने के बाद उनको राइट टू वोट भी मिल जाएगा। तो अगर 10 साल वो इंडिया में, आसाम में रह लेते हैं तो उनको वोट करने का अधिकार भी मिल जाएगा। और तीसरी कैटेगरी ऑफ लोग कौन है? जो 1971 के बाद आए हैं और इलीगली एंटर किए हैं असम में। 1971 के बाद बांग्लादेश की बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और असम में एंटर किए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज फॉरेनर्स। दे विल बी आइडेंटिफाइड एज फॉरेनर्स एंड दे विल बी सेंड टू अ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। मतलब उनको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। They will be excluded from the list of citizens। और उसके बाद आमतौर पे फॉरेनर्स एक्ट के अंदर, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 ये कहता है कि अगर कोई इलीगली इंडिया में एंटर कर जाता है, देखो दो कानून है, दो लॉज है जो इसको गवर्न करते हैं, एक है फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 और एक है पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1925। ठीक है, पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1925। इन दोनों के कानूनों के आधार पे अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट इंडिया के अंदर आ जाता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है और उसे अपनी कंट्री में वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस चलने वाला है। अब ये प्रोसेस उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि 1971 के पहले वो आसाम में आ गए थे। अगर 1971 के बाद आते हैं देन दे विल बी आइडेंटिफाइड, दे विल बी केप्ट आउट ऑफ द सिटीजन्स लिस्ट। अब ये ध्यान से समझना है कि आसाम में ये पहली बार नहीं हुआ था कि लोग इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये चलन पहले भी चलता था, यानी आज़ादी के जस्ट बाद भी। आज़ादी के जस्ट बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुई थी, इसलिए सबसे पहली बार नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, जिसको हम एनआरसी कहते हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स जिसको हम एनआरसी कहते हैं, ये सिर्फ असम के अंदर बनाया गया है। अब इस नाम से आपने मिसलीड नहीं होना है। एनआरसी का मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया की सिटीजन्स की लिस्ट बनी है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक ये सिर्फ एक स्टेट में एक्टिविटी कंडक्ट की गई है, वो है असम। अभी रिसेंटली अगर आपने पिछले 1 साल की न्यूज़ देखी है तो काफ़ी सारे स्टेट्स की असेंबली ने कहा है कि हम भी असम की तरह अपना एक एनआरसी बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मणिपुर की असेंबली ने रिसेंटली, मणिपुर की विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम मणिपुर के ओरिजिनल रेजिडेंट्स का एक रजिस्टर बनाना चाहते हैं, जैसे असम ने बनाया है ना। और उसके कट ऑफ डेट को लेके भी अभी बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन होती है। आप अगर करंट अफेयर्स कवर करते हो तो उसमें आप देखोगे। तो कहने का मतलब है कि असम पहला ऐसा स्टेट था जिसने एक्चुअल में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स की लिस्ट बनाई थी। वो लिस्ट कब बनी थी? 1951 का जब सेंसस पूरे इंडिया में कंडक्ट किया गया था तो असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बना था। अब जब ये असम अकॉर्ड साइन हुआ है 1985 के बाद, जब ये असम अकॉर्ड साइन हुआ है तो उस अकॉर्ड में ये लिखा गया था कि दोबारा से एनआरसी को अपडेट किया जाएगा। द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स विल बी अपडेटेड। अब ये प्रोसेस कई सालों तक हुई नहीं है, 2014 हुई नहीं थी, 2014-15 तक आते आते नो गवर्नमेंट वाज रेडी टू कंडक्ट दिस प्रोसेस। इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंडर, सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप के अंडर फाइनली नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स को अपडेट किया गया असम के अंदर। अब जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अपडेट किया असम के अंदर तो कई लाख लोग, लैक्स ऑफ पीपल वर लेफ्ट आउट ऑफ द असम नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। और उसके बाद उनको अपील करने के लिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में एक परमिशन दी जाती है। तो मान लीजिए अगर कोई इस लिस्ट से बाहर रह जाता है,
कोई इस लिस्ट से बाहर रह जाता है, दे हैव टू प्रेजेंट देयर केस टू द फॉरेनर ट्रिब्यूनल एंड दीज फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स आर जस्ट लाइक अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वाजी जुडिशियल बॉडी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बॉडी जो हमारी जुडिशरी की पार्ट नहीं है। हमारी जुडिशरी क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट का हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब हमारा जुडिशियल सिस्टम है। लेकिन जुडिशरी से पैरेलल भी कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जो जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करती हैं, जिनमें से एक तरह की संस्था होती है ट्राइब्यूनल। अब ये ट्राइब्यूनल जो कंडक्ट करता है अपनी एक्टिविटीज, वो कंडक्ट करता है फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 के तहत। तो अब अगर मान लीजिए आपको ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे असम में कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि LIC पॉलिसी, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड टेनेंसी रिकॉर्ड वगैरह वगैरह अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तब ठीक है, आपको सिटीजन मान लिया जाएगा। अदरवाइज आपको फॉरेनर ट्रिब्यूनल में ये शो करना पड़ेगा कि प्रूव करना पड़ेगा कि आप 1971 से पहले ही असम के अंदर आ गए थे, या आपके पेरेंट्स जो है वो 1971 से पहले असम के अंदर आ गए थे। तो अल्टीमेटली द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट यू आर सिटीजन लाइज विद द पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ फॉरेनर। कहने का मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगा है कि आप फॉरेनर हो, आपके ऊपर ये दारोमदार है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये बर्डन है कि आप अदालत में प्रूव करेंगे कि मैं फॉरेनर नहीं हूं। मुझे कोई ना कोई प्रूफ ऐसा लेके दिखाना पड़ेगा। अब ट्राइब्यूनल जो फैसला सुनाता है वो चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट भी आपके खिलाफ फैसला सुनाता है तो आपको पता है कि हमारी जो जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चैलेंज किया जा सकता है। अब इस चीज से रिलेटेड आपको आई होप NRC या नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस कहते हैं, बट अभी तक ये सिर्फ असम में ही बना है। इट हैज ओनली बीन कंडक्टेड इन असम एंड इट हैज बीन कंडक्टेड ट्वाइस, मतलब ये रजिस्टर 2 बार बना है, एक 1951 में और दूसरी बार 2015-16 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे मैंडेट किया था। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं, और आपने ये फैक्ट याद रखना है कि कट ऑफ डेट क्या है, मार्च 24, 1971। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कुछ चीजें चेंज हुई थी, जैसे 2019 के अंदर फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट जो है, कोई भी एक्ट होता है उसके अंडर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, ऑर्डर्स निकाल सकती है। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एक्ट के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई सारे ऑर्डर्स निकाले, और इन ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर आया था 2019 में। 2019 में क्या किया गया, फॉरेनर ट्रिब्यूनल बनाने की पावर, अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, फॉरेनर ट्रिब्यूनल बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। लेकिन अब फॉरेनर ट्रिब्यूनल बनाने की पावर, यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस को सेलेक्ट करके उनकी एक बेंच बिठाने की जो पावर है, इनकी जो बेंच बनाने की पावर है फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के अंडर, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आगे फॉरवर्ड कर दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो DC है, जो कलेक्टर है, वो भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल बना सकता है। अब ये ध्यान रखना है कि आपके प्रीलिम्स में ऐसी क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन इंडिया। तो आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब तीनों लेवल पे पावर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तीनों के पास पावर है कि वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। सो वंस अ फॉरेनर हैज बीन एप्रीहेंडेड, he or she is produced in the local court for staying illegally under ये 2 एक्ट के अंदर उसे प्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, अब ईश्वर जैसे आपका सवाल आया है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या फर्क है। देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तो सिटीजनशिप को असरटेन करने के लिए नहीं बना है। It does not give you a certificate of becoming a citizen of India, but if you are included in the NRC, you will become citizen of India. दूसरी बात, ये जो NPR है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये 2010 में ये प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी कि हम 2011 में ना सेंसस के साथ साथ ये भी सेंसस के साथ साथ ये देखेंगे कि कौन कौन, कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है और कितने ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में लोग रहते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि NPR या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये असरटेन करता है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, नहीं।
दूसरा डिफरेंस ये है कि ये ऑल इंडिया लेवल पे एक्सरसाइज कंडक्ट करने की बात हुई थी और एनआरसी जो है अभी तक ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट नहीं किया गया है। तो इसके डिफरेंसेस मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। एनीवेज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में कोई फर्क नहीं होता है, नॉमेनक्लेचर में फर्क होता है, मतलब नाम लिया जाता है। कुछ स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुलाया जाता है, उसी पोस्ट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बुलाया जाता है इन सम अदर स्टेट्स। अदरवाइज दिस हैज द ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। अब पनिशमेंट, अगर आप फॉरेनर इलीगल इमिग्रेंट हो ना, तो पहले तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, 3 महीने से लेके 8 साल तक की आपको पनिशमेंट मिल सकती है। उसके बाद आपने अपनी जो सजा पूरी कर ली है, फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा अपनी ओरिजिन की कंट्री के पास, मतलब आपको इलीगली एंटर करने की पहले सजा दी जाएगी और फिर उसके बाद आपको डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल के पास जाके एक बंदा क्या कर सकता है अगर उसे अक्यूज किया गया है कि वो फॉरेनर है। अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर द 100th टाइम कि पूरे इंडिया में कभी भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं की गई है टू असर्टेन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज नॉट। अब देखो, आसपास के स्टेट्स को देखते हुए बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने अपने अपने इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स का रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, वहां की नागालैंड की असेंबली ने डिसाइड किया है कि वो एक RIIN बनाएंगे जिसमें सारे के सारे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट होंगे। अब नागालैंड वालों ने अपनी जो कट ऑफ डेट रखी है वो क्या रखी है कि December 1, 1963 से पहले पहले जो लोग नागालैंड में रहते थे ओरिजिनली उन्हीं को इंडिजीनियस इनहेबिटेंट माना जाएगा। तो अब आगे ये क्यों लिस्ट बन रही है, ताकि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब्स निकलती हैं या स्टेट गवर्नमेंट की कोई पोस्ट निकलती हैं, तो उनके लिए इन्हें स्पेशल केस पे, स्पेशल प्रोविजंस के केस पे प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, अब अलग अलग स्टेट्स में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मणिपुर की असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि वो अपने स्टेट के सिटीजन्स का जो है काउंटिंग करने वाले हैं। लेकिन अब NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स पूरी कंट्री में अप्लाई करना है या नहीं करना है, दिस पावर लाइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये MHA के पास है, ये MHA जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है। ठीक है, तो आप चाहे अपने स्टेट के अंदर अपने इंडिजीनियस सिटीजन्स की लिस्ट बनानी शुरू कर दो, लेकिन अगर आपने नेशनल लेवल पे NRC कंडक्ट करना है तो उसके लिए केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने किस तरीके से हमने असम सिटीजनशिप वाले टॉपिक को कवर किया और उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी उसको डिस्कस किया और आपके डाउट्स को साथ ही साथ हम क्लियर कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बन रहा है, इंटरैक्टिव क्लासेस चल रही है, तो उसे ज्वाइन ज़रूर करें। और अगर ज्वाइन करना है 1 जनवरी से पहले, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको सभी कोर्स पे मिलेगा। यही नहीं कि सिर्फ क्रैश पे, कोई भी कोर्स को एनरोल करते हैं, चाहे आप मेंस आंसर राइटिंग को एनरोल करते हैं, चाहे आप फुल कोर्स को एनरोल करते हैं, चाहे आप सेक्शनल कोर्सेज को एनरोल करते हैं, कोई भी कोर्स में ऑप्शनल में भी आपको मिलने वाला है 10% एडिशनल डिस्काउंट। आपको बस इतना करना है कि टारगेट 2023 ये कोड इस्तेमाल करना है और इस कोड के साथ ही आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 जनवरी से पहले पहले अगर आप ऐसा एनरोलमेंट करते हैं, दैट यू विल बी एबल टू अवेल द डिस्काउंट। तो हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए, हमारी लर्निंग जर्नी में, अपनी लर्निंग जर्नी में हमें जोड़ने के लिए और एक नई पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करने के लिए आप हमारे इन नंबर्स पे और ईमेल आईडीज पे जरूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।